हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरूक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 जुलाई को आरओ एग्जामिनेशन होना सुनिश्चित है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक हमने सारी चीज़ों को तो देख लिया होगा, यानी सारे विषयों को, करंट अफेयर भी देख लिया होगा। बट ये कैसे इंश्योर होगा कि जो हमने पढ़ा है वो चीज़ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? उनके नेचर क्या होंगे, ठीक? उनके जो विकल्प होते हैं वो कैसे सेट किए जाएँगे? इन सभी विषयों को अगर देखें तो वो पीवाईक्यू से पता चलता है कि कैसे ये चीज़ें संभव हैं, ठीक है? तो इससे पहले आप देखेंगे कि 23 और 21 वाली, ठीक है? और 16 की जो री-एग्जामिनेशन थी यानी 20 में जो पेपर हुई थी, वो तीनों पेपर को हमने अभी तक कवर कर लिया है विभिन्न वीडियो के माध्यम से। उनकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है आरओ पीवाईक्यू के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उनको जाके देख लेंगे। अभी हमारे सामने है क्या? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री का जो पेपर है 2017 वाला, जिसकी जो परीक्षा तिथि थी 8 अप्रैल 18 को थी, उसी को हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमारा अप्रोच पूर्ववर्ती पेपरों की तरह ही रहेगा, ठीक? फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है? इसको मिलान के लिए आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये क्या है? आचार्य दिए गए हैं, ठीक है? और उनके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक? इस प्रकार से देखेंगे, यानी भारतीय दर्शन से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि लकुलिस जो है पशुपत है, कि नागार्जुन शून्यवाद, भद्रभाव चैन से जुड़े थे, मैकली गौसाल जी आजीवक संप्रदाय से, ठीक है? ये इनके कुछ। अब देखिए बौद्ध में दिया है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? तो त्रिरत्न देखेंगे, बी इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म और संघ, ठीक? इसका ये। अब यही अगर जैन में त्रिरत्न देखा जाए, तो जैन धर्म में त्रिरत्न से संबंधित उसमें क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। और अगर बौद्ध में त्रिपिटक का देखा जाए, किसको कहते हैं? तो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज है। अष्टांगी मार्ग आप देख लेंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है? अभिलेख दिया है, ठीक? और शासक दिया है, यानी कि जो अभिलेख है वो किसी शासक से संबंधित है। तो इसका आंसर यदि देखेंगे, अच्छा, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि सुमिलित नहीं है पूछा है पहली बार, और अगर सुमिलित नहीं है तो इस पर अंडरलाइन तुरंत करेंगे आप, ठीक? तो इसको हम देख लेते हैं कि देखिए ऐहोल जो है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, नासिक अभिलेख जो है गौतमीपुत्र से संबंधित है, हाथी गुफा खारवेल से संबंधित है, भीतरी है स्कंदगुप्त से संबंधित है, गिरनार जो है रुद्रदामन से संबंधित है, यानी प्रथम जो है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वो क्या कहता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप देखेंगे इसका आंसर तो धर्मपाल हो जाएगा, ठीक? गोपाल वंश के, यानी पाल वंश के शासक कौन थे, यानी किसने स्थापना की थी, ये भी आता है, तो गोपाल ने की थी, ठीक? और आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप नालंदा का भी देख लेंगे, किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इस शासक ने। पांचवा क्वेश्चन यदि देखें तो क्या कहता है? निम्नलिखित शासकों के नाम, ठीक, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ गया है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि क्रोनोलॉजी के संदर्भ में और शासकों के कॉन्टेक्स्ट में 23 के पेपर में भी सैयद वंश से था, और शायद 21 वाले पेपर में आप देखेंगे कि शायद तुगलक या लोधी वंश से था। इस तरीके से आप प्रत्येक पेपर में देखेंगे क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मराठा का भी देख लेंगे आप, विजयनगर साम्राज्य का देख लेंगे, ठीक? दिल्ली सल्तनत का देख लेंगे, मुगल का देख लेंगे, इत्यादि आपको देखना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक साल आप देख रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन सेट किए ही जा रहे हैं, ठीक? अब इसको देख लेते क्या है क्या? चंदेल वंश के संबंध में है, ठीक है? उनके शासक तो कालानुक्रम में संयोजना है, ठीक है? अब है क्या? यशोवर्मन, नंद, विद्याधर, कीर्तिवन, इसकी ये क्रोनोलॉजी है, आप इसको देख लेंगे। अब छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? गुज्जर प्रतिहार शासकों को किसकी उपाधि यानी आदि वराह से सम्मानित किया गया था? तो महिर भोज को किया गया था। इस तरीके से उपाधि भी कोई धारण करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये मैं देख रहा हूँ दूसरी या तीसरी बारी क्वेश्चन इस तरीके से आया है,
ठीक है, अभी तक। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें क्रोनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में लगाइए। ठीक, तो आप देखेंगे कि सबसे पहला तो आप देखेंगे कि इनको क्रोनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में 23 वाला जो पेपर था, उसमें क्रोनोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक, अब इसका अगर देख लिया जाए तो क्या है कि देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण है, अफ़गान षड्यंत्र है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या है, तराइन का युद्ध है। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो तराइन का युद्ध सबसे पहले होगा, इसका आंसर ए हो जाना चाहिए, यानी चौथा पहले सबसे होगा। पहली बार में एलिमिनेशन के तरीके से आंसर मिल गया हमको। ठीक, अब देख क्या लेते हैं कि तराइन का युद्ध होता है 1192 में, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1256 में, अफ़गान षड्यंत्र देखेंगे 1325 में, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण जो होगा 1327 में होगा फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको मिलान करना है। ठीक, अब क्या है कि शासक दिए गए हैं, उनके क्षेत्र दिए गए हैं, किस शासक कौन-सा क्षेत्र था? तो आप देखेंगे रणथंभौर, हमीरदेव, चित्तौड़, राणा रतन सिंह, देवगिरी, राजा राय, रामचंद्र, गुजरात में कर्णदेव। ये इनके मिलान के लिए आ गए हैं, स्थल दिए गए हैं। अब देखेंगे 9वां क्वेश्चन, यात्री दिया गया है, ठीक, और गृह देश दिया गया है, किस देश से वो संबंधित है? इब्न बतूता है, आपको सही है, मार्को इटली, ये भी सही। अब्दुल रज्जाक का जो ईरान होना चाहिए, तुर्की नहीं होना चाहिए। ठीक, इस यही आंसर इसका सी हो जाए। मुंजी पुर्तगाली थे, क्योंकि इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है, लगाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे, देखिए जैसे अब्दुल रज़ाक ईरान ने बताया, सही है, और सब सारी स्टेटमेंट सही, आप उसको पढ़ लेंगे। 10वां क्वेश्चन देखें, तो दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कई विभागों की स्थापना की गई थी, जैसे खराते, ठीक है, इस तरीके से आप देख लेंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और खासकर दिल्ली सल्तनत में तो जो विभागों की स्थापना की गई है विभिन्न शासकों के द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक, अब भक्ति आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, 11वां नंबर देखिए, तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? ठीक है, तो नसरुद्दीन जी को कहा गया था। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, व्याख्या को। ठीक है फ्रेंड्स, 12वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का डलवाया था? तो ये बाबर आंसर हो जाएगा। ठीक, हुआ क्या था, पानीपत विजय की स्मृति में काबुल वासी को एक जो सिक्के थे, उस सिक्के का नाम शाहरुख था, उसको उपहार स्वरूप दिया गया। अब देखिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या कहता है, विद्रोह दिया गया है और वर्ष दिया गया है, फ्रेंड्स मिलान के लिए आ गया है। ठीक, तो आप देखेंगे, अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो आप संथाल का ही विद्रोह देखेंगे तो 1855-56 में है। क्या मिल जाता है आंसर? सी का पहला आंसर मिल गया। ये इस देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अगर कोई भी आपको चीज़ें एक स्पष्ट पता है कि हाँ, एक सही है मेरा, तो पहले आप अगर उसको मिलाते हैं तो आंसर में आप चेक करिए, क्या मुझे पहले ही मिल जा रहा है आंसर? तो ये आपको यहाँ आंसर मिल गया। देखिए, अब इस चीज़ों को हमने खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंसर सीधे मिल गया। ठीक, अब देखेंगे आप, अहोम 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल 55-56, मोपला केस। ठीक, अब देखेंगे चंपारण कृषि जांच जो समिति गठित की गई थी कृषक की, तो उसके सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ठीक, तो अनुग्रह नारायण जी इसके सदस्य नहीं थे। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। ठीक, अब देखेंगे कोका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी कोका आंदोलन। एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन दिया है, लिटन दिया है, जो कि यही पहला होगा, रिपेन किया था इसको। ठीक है, तो यही आंसर मिल जाएगा हमको, ए। और सब सहायक संधि आप देखेंगे मिल जाएगी। ठीक, राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति। ठीक, व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी का है। अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, ये सब परिचित है। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ इस चीज को पढ़ लेंगे। अब देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है,
फ्रेंड्स एक चीज़ बताएँ, मैंने आपको इससे पहले के पेपर में, दोनों पेपर में बताया था कि आप 1900 ठीक 28-27 से लेके 28 मान के चलिए, 28 से लेके जो 33 तक का कार्यकाल है। फ्रेंड्स एक चीज़ बताऊँ, माउस से ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, ठीक है? और आप देखेंगे 1900 ठीक 39 से 39 से लेके 47 तक आप इस क्रम को अपने, यानी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसके क्रम को आप ज़रूर अपने नोट्सबुक में या जहाँ भी है क्रोनोलॉजी के रूप में लगा लेंगे, कौन-कौन सी घटना कब-कब घटी है। पहले तो ये 28 से 33 और दूसरा 39 से लेके 47 के मध्य। इससे यकीन मानें फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न अवश्य होते हैं, ठीक? ये दोनों से। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ठीक है? कि सबसे पहले अगर देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। अब नेहरू रिपोर्ट को ही देख ले, चौथा सबसे पहले कौन है? तो 2 में है। इसमें किसमें है देखेंगे, सी में भी है और डी में भी है, ठीक? अब नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि पहला हो आंसर आना चाहिए, ठीक? इरविन समझौता होगा, ठीक? तो इरविन जब समझौता होगा तो इनसा आंसर हमको डी मिल गया, ठीक? इरविन समझौते के बाद से ही द्वितीय गोल मेज सम्मेलन होगा, ठीक? जिसमें गांधी जी विजिट करते हैं, ठीक? अब आप यहाँ देखेंगे नेहरू रिपोर्ट है 28 में है, ठीक? इरविन समझौता 5 मार्च 31 को है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर के मध्य 31 में है, और सांप्रदायिक पंचांग, ठीक? ये देखेंगे 16 अगस्त से 1932 में है। इसके बाद आप देखेंगे पुनः एक्ट होगा, ठीक? ये सारी चीजें हैं। अब इसको आप देख लेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सी.आर. दास जी थे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से गांधी जी का पूछता है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखेंगे गोपाल सिंह गोखले जी थे, ठीक? 19वां देखें, ऑपरेशन रूबिकॉन, वह कूट शब्द था, किससे संबंधित था? तो जेल गांधी जी के आम्र अनशन से संबंधित था, ठीक है फ्रेंड्स? आप इसको स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। 20वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं, तो वो पूछ रहा है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक? तो आप देखेंगे केसरी आप सभी परिचित हैं, बीजीजी के यंग और महात्मा गांधी। अब फ्रेंड मान के चलिए कि आपको और चीज़ें नहीं पता है, मान के चलिए, वैसे आप तो जानते हैं सारी चीज़ें, तो हम देखेंगे सी का अगर दूसरा देखें तो सी का दूसरा किस में है? बी में है और डी में है। और फिर देखेंगे यंग इंडिया डी का तीसरा आंसर आपको डी मिल गया। ये एलिमिनेशन का तरीका होता है फ्रेंड्स। यदि आप किसी चीज़ में परेशान होंगे, ठीक, तो थोड़ा-सा भटकाव होगा और आपका अनावश्यक समय बर्बाद होगा। आप ये देखिए, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लेंगे। 21वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? ठीक है? तो आप देखेंगे मेजर करतार सिंह ये संबंधित नहीं थे, और जो भी हैं शाहनवाज, सहगल, अली मलिक, ये सारे लोग उससे संबंधित थे, ठीक? अब देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि देखिए क्रोनोलॉजी घटनाओं पर विचार करें और उनको क्रोनोलॉजी लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था 1929 से लेके 28 से लेके मान के चलिए 28 से लेके 33 के मध्य में आप चीज़ों को देख लेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। देख रहे हैं आप? सेकंड है, और मैंने बताया था कि 39 से भी, फिर 39 से लेके, ठीक, 39 से 47 तक देख लेंगे। वही चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन आया। ये हमने माउस से लिखा है, थोड़ी-सी त्रुटि है इसमें, ठीक। अब देखेंगे सबसे पहले अगस्त प्लस और सारी चीज़ें तो आप देखेंगे 30 से मतलब 30 से और 40 के मध्य में दिख रहा है, लेकिन अगस्त प्रस्ताव देखेंगे 40 के समथिंग में है, यानी सबसे लास्ट में ये होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में कौन-कौन आंसर है? ए है और बी है, ठीक। अब देखेंगे कि इति गोल में सम्मेलन, पुनः सार्वजनिक सभा, सांप्रदायिक निर्णय, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सांप्रदायिक निर्णय आएगा, ठीक, पुनः समझौता होगा, यानी चौथा और दूसरा बी इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक। अब देखें ये इसका
पूरा आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। आप प्लीज़ इसको एक नोट्स में किसी या पन्ने में किसी चीज़ में ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। आप मान के चलिए इतनी सारी छोटी-सी चीज़ों से आप 2 क्वेश्चन वहाँ सही करके आएँगे, कम से कम 2 क्वेश्चन। अब देखें भूगोल से क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगे को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया था तो अधिकेंद्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बी आंसर इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक। अच्छा ये फ्रेंड्स इसके भूकंप के कॉन्टेक्स्ट में कितने प्रकार के तरंगे उत्पन्न होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक। अब देखेंगे 24वां क्वेश्चन देखेंगे तो पहाड़ियाँ दी गई है, ठीक, और राज्य दिया गया है। तो देखेंगे मेघालय में गारो खासी जयंती पहाड़ी यानी गारो मेघालय का हो गया। और आप देखेंगे अगर मिरी है कॉन्टेक्स्ट में तो मिरी यानी अरुणाचल प्रदेश का है। तो एक फॉर्मूला बताते हैं फ्रेंड्स, डीएम एएम। ठीक। ये इसका एक फॉर्मूला है, कह सकते हैं। तो दफला मेरी अबोर मिसमी। ठीक। ये आप देखेंगे पश्चिम से, ठीक है, पूरब की तरफ ये है। ठीक, यानी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस तरीके से इसका रूट है, शॉर्ट टिक कर सकते हैं इसको। अब देखेंगे मेरी का लगा देंगे अरुणाचल प्रदेश। तो हम देखिए आंसर मिलता है कि नहीं। ए का पहला आप देखिए 3 में है और बी का आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश यानी बी का तीसरा किस में है तो ये दोनों में है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कोल्लई मलाई जो है आप देखेंगे तमिलनाडु का है। ठीक। और डलमा की पहाड़ी देखेंगे आप झारखंड का है। तो आपको तो सारा आपने मिला लिया तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप यहाँ देख लेंगे। अब देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है तो 9 है। अब पूछेगा प्रश्न की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है तो 8 राज्यों से होकर जाती है। आप कमेंट बॉक्स में 8 राज्यों का नाम लिखें। ठीक, आप यहाँ इसको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक। 26वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती है तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आप ये व्याख्या पढ़ लेंगे। 27वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है मिट्टी की प्रजाति में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। सही स्टेटमेंट। मृत्तिका के रंध्राकाश बड़े आकार के होते हैं, बड़े नहीं छोटे आकार के होंगे, तब इसमें जल क्षमता होगी वो अधिक होगी फ्रेंड्स। ठीक, यानी ए सत्य है और बी गलत है। सी इसका आंसर हो जाना चाहिए। आप इसको व्याख्या को पढ़ लेंगे। 28वां क्वेश्चन देखें तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता घटते क्रम में लगाइए। तो देखेंगे आप पहला इसका आंसर हो जाएगा मृत्तिका गाद बागो। ठीक। अब देखिए मिट्टी से फ्रेंड्स एक नई क्वेश्चन जरूर रहता है, जैसे कि आप देखें कि काली मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं या फसल की कॉन्टेक्स्ट में देगा किस मिट्टी में कौन से फसल उगाए जा सकते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बांध दिया गया है और उसके नदी दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन से बांध किस नदी पे पाए जाते हैं। तो देखेंगे कि गांधी सागर आप सभी को पता है चंबल पे है। तो बी का पहला मिल सकता है क्या आंसर, बी का पहला आंसर मिल गया आपको डी। देख रहे हैं कितना आसान है सारी चीजें। सारी चीजों में और ऑप्शन के बारे में आप जानते हो लेकिन आप समय क्यों बर्बाद करेंगे। यदि आपके पास एकदम आप क्लियर है कि एक आंसर एक मिलान कर रहे हैं तो एकदम सही है मेरा, तो एक बार आंसर देख लेना। अगर देख लेते हैं सही है तो अच्छी बात है, समय आपका बचेगा। अब यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में सर्वाधिक खनिजों से। तो आप देखेंगे धारवाड़ जो है वो खनिज संसाधन से और कोयला के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो गोंडवाना समूह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां चुक्यू कमाटा जो चिली में है वो किस खनिज के लिए संबंध है। तो आप देखेंगे तांबा के कॉन्टेक्स्ट में है। आप इसको पढ़ लेंगे। अब देखेंगे 32वां क्वेश्चन क्या है, घास के मैदान दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, हो सकता हो कि आपको ये कठिन लगे। यकीन मानिए कि हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, घास के कॉन्टेक्स्ट में आर के ही प्ले लिस्ट में पड़ी है। तो वहाँ पे अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं ना तो इतना ईजी रूप में समझा के बताया गया है, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया जैसे लाख ऑफ बताया गया है। ठीक। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं जिसमें अब उसके बाद से देखने के बाद आपको कभी इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप हमेशा याद रहेगा इस चीज़ में। देखेंगे तो आप देखेंगे वेल्ड जो है
फील्ड क्या है? दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब आप अगर देखेंगे तो देखिएगा कि पंपास देखेंगे अर्जेंटीना है, पुस्टास देखेंगे हंगरी है, ये आप देख लेंगे इस चीज़ को। जापान जापान की 4 द्वीप हैं, ठीक सही है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही क्रोनोलॉजी लगाना है इसका भी, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देखेंगे इसका आंसर जो होगा तो HHSQ होता है। देखिए आप यहाँ पे होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु, ये इसका आंसर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जनसंख्या और नगरीकरण। इससे मान के चलेंगे कि कभी-कभी तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? जन्म दर नियंत्रण करना, ठीक। ठीक। अब देखिए आप इसको पढ़ लेंगे। 35वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो आप देखेंगे कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम देखी गई, ठीक, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। 36वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, वर्ष 11 के अनुसार जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई थी? तो जनसंख्या में नागालैंड में कमी आई देखी गई। आगे बढ़ते 37वां क्वेश्चन देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो देखेंगे आप मणिपुर में सर्वाधिक थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं और 38वां क्वेश्चन देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश का कुल कितना जनसंख्या प्रतिशत है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीधे-सीधे 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। अब ये रिपीट किया गया यानी ये पीवाईक्यू से उठाया गया। तो इसका आंसर देखेंगे 31.16 इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखें, व्याख्या आप पढ़ लेंगे। 39वां क्वेश्चन देखें, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम? तो आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व उच्चतम बिहार सबसे अधिक ज़्यादा देखेंगे। अब 40वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के आरोही क्रम की व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कोट। अब देखेंगे इसका आंसर बी है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। नगरीकरण है तो सबसे अधिक देखेंगे आप महाराष्ट्र में देखेंगे, ठीक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, विकल्प के अनुसार, ठीक है। 41वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीकरण जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या यानी नगरी जो जनसंख्या थी उसमें महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। ध्यान दीजिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत नहीं बताना, अगर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना होगा तो एक दिसंबर 16 हो जाएगा, लेकिन नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत बताना है तो 42.61 इसका आंसर होता है। 42वां क्वेश्चन देखें कि क्या कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम था? तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या न्यूनतम, आप इसको देख लेंगे। 43वां क्वेश्चन देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर पे भारत में द्वितीय स्थान पे था? तो मिजोरम देखेंगे आप, इसका आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 1 से 11 यानी 2001 से 11 के मध्य में वृद्धि बताइए। तो आप देखेंगे 11.45% की वृद्धि देखी गई है। 45वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, जनगणना 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? आप देखेंगे तो गाजियाबाद में सर्वाधिक देखने को आप यहाँ पे आप स्टेट लेवल का देख रहे हैं फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन तक केवल जनगणना से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन तक आप देखेंगे यहाँ पे 34 से लेके 45 के आसपास क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन आप देखेंगे जनगणना से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा स्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 17 है, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है, आप ये व्याख्या पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक। मैं जानता हूँ ये सारी चीजें आपने पढ़ के रख ली हुई है।
47वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या होता है? ये हो गया 60 और 500 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन कुछ अपवादित है, जैसे गोवा को देख लेंगे, सिक्किम को देख लेंगे, ये कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। 48वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, कोई संस्था दिए गए हैं और उसके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। ठीक, आप इसमें देखेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 63 है, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है ये गलत है, 88 होना चाहिए फ्रेंड्स। और प्रवर्तन निदेशालय जो 56 होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों गलत। ठीक, आप यहाँ देख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 किसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में बात की थी? तो मोरारजी पहले थे। और आप देखेंगे कि के हनुमत दया जी इसके सेकंड फिर बने थे, उसी आयोग के अध्यक्ष बाद में बने। और सेकंड जो एआरसी थी, वीरप्पा मोइली जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने के अधिकार दिया गया था? तो दिल्ली और पांडुचेरी इसका आंसर हो जाना चाहिए। 51वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण स्थानों और सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ क्लॉज सब क्लॉज 3 में किया गया है, ये सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति प्रभावी नहीं होगा। 334 जो आंग्ला भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, ये गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर केवल ए हो जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 52वां क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कहता है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पंचायतों के स्वशासन से संस्था स्वीकार किया गया था, यानी पंचायती राज का गठन किया गया था। और सेकंड क्या कहता है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, ये गलत है। 74वां जो संविधान संशोधन था, यानी इसका आंसर आप देखेंगे केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और 53वां नंबर क्वेश्चन देखें। उत्पादक कीमत सूचकांक मापा जाता है, तो कब मापा जाता है? तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को देखे नापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये व्याख्या आप कर देंगे। 54वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर दिया? फ्रेंड्स आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रति हेक्टेयर दिया है। सर्वाधिक उत्पादन अगर कहेगा तो आप पश्चिम बंगाल लगाएंगे, बट प्रति हेक्टेयर जब कहेगा तो इसका आंसर पंजाब हो जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 55वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि कुछ फसल दिए गए हैं, उनके उत्पादित सर्वाधिक जो उत्पादन करते हैं राज्य, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो आप देखेंगे जूट का उत्पादन क्या है, पश्चिम बंगाल है। देखिए फ्रेंड्स, एलिमिनेट करते हैं तो क्या आंसर मिल जाता है, यानी ए का चौथा। अब देखिए पहले ही मिल गया, ए का चौथा, हमें और सारी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, अब यहाँ देखेंगे आप जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। हमें पता है कि आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, एक दो में कंफ्यूजन बच जाता है, आपको पता होते हुए। आप अपने घर पे हैं तो वो सारी चीजें आपके अनुकूल हैं, आपको रिकॉल तुरंत हो जाएगा, लेकिन ज्ञानिशा हाल में थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति बन जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 56वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात से सम्मिलित नहीं? ठीक, नेफेड भी है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी है, और इफको देखेंगे फ्रेंड तो ये रासायनिक खाद के कॉन्टेक्स्ट में यही इसका आंसर होना चाहिए। ये रासायनिक खाद के कॉन्टेक्स्ट में आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 57वां वाला क्वेश्चन देखें, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में कौन सट्टेबाज नहीं? तो आप देखेंगे कि ये नहीं है दलाल, क्योंकि ये मीडिएटर की भूमिका करता। आगे बढ़ते हैं, अब विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्या कहता है, 58वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है कौन? डायनमो। आप देखेंगे इससे संबंधित है, इस व्याख्या को आप पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स व्याख्या इसलिए कर रहे हैं कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आपके समय की इम्पोर्टेंस है। हो सकता हो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको आते हैं, तो अगर आप इस व्याख्या को मैं पढ़ूंगा तो कुछ समय लगेगा, आपका समय थोड़ा सा अनावश्यक नहीं जाएगा। ठीक है, और 59वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप की निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में आप देखेंगे नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड,
60वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 सही 9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो आंसर के अकॉर्डिंग अब देखें तो 2 सही 3 होगा, ठीक? अब आप देखेंगे कि इसको आप अच्छे से देख लेंगे। 61वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं होगा क्योंकि ये ताप का है। आप भी जानते हैं किसी चीज़ के तापमान को नापने के लिए सेंटीग्रेड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान से देखते हैं 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ शाकनाशी है? तो शाकनाशी क्या है? ब्यूटाक्लोर इसका आंसर होगा, ठीक? आप इसको व्याख्या को पढ़ लेंगे। 63वां नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन-सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? ठीक? तो देखेंगे आप कि सेलुलोज भी है, स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, पीवीसी यानी पीवीसी तो एक प्लास्टिक है, इसका जैव उपचार कैसे किया जा सकता है? ठीक? कैसे वो अब देखेंगे जैव निम्नलिखित पदार्थ उसे कहते हैं जो प्राकृतिक एजेंट्स यानी कवक, बैक्टीरिया, परावैज्ञानिक किरणों इत्यादि की सहायता से विघटित हो जाते हैं, ठीक? लेकिन क्या है पीवीसी प्लास्टिक है, इस वजह से ये संभव नहीं है। 64वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है? कुछ धातु दिए गए हैं और कुछ अयस्क दिए हैं। फ्रेंड्स आप इससे परिचित होंगे अच्छे से क्योंकि आपने इस चीज़ों को पढ़ लिया होगा। तो आप इस व्याख्या को पढ़ लेंगे, ठीक है? तो है क्या ना कि देखिए इस तरीके से क्वेश्चन यानी उनके रिसोर्स भी पूछता है, ठीक? किस स्थान पे पाए जाते हैं ये भी पूछता है, ठीक? और अयस्क भी पूछ देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं और 65वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन देखेंगे आप इसका मुख्य स्रोत है। देखिए 66वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है फ्रेंड्स, ठीक है? इस वजह से ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है, ठीक? और देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए और 67वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है कि सुमेलित नहीं करना पहली बात, ठीक? तो आप देखेंगे कि अमरबेल तानात परजीवी है, ठीक? चंदन जड़ परजीवी है, आर्किड जो है अधिपात है और घटपर्णी जो देखेंगे पीठभक्षी होना चाहिए। देखें आगे बढ़ते हैं, ठीक? आप इस व्याख्या को यहाँ पढ़ लेंगे। 68वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है हार्मोन्स में कौन-सा स्त्री लिंग हार्मोन्स है? तो एस्ट्रोजोन देखेंगे जो स्त्री से संबंधित हार्मोन्स हैं जो उनके विकास के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप आगे बढ़ते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो देखेंगे आप कि कुछ विटामिन्स दिए गए हैं और उनके रोग दिए गए हैं। फ्रेंड्स विटामिन्स को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पीवाईक्यू में भी कवर किया गया है और हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से भी हमें विटामिन को कितने डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इनको भी अच्छे तरीके से कवर किया है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे, यहाँ देखिए विटामिन डी सूखा रोग दिया हुआ है, सी देख मस्तिष्कों में जो है खून आना, ठीक? जिसको पायरिया भी कहते हैं और विटामिन ई जो है देखेंगे आप गठिया दिया है, जो कि आप रतौंधी के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है, रोग होता है, ठीक? और इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है जैसे कि यहाँ दिया गया है, आप इसको देख लेंगे फ्रेंड्स। 70वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक? औषधि दिया है, उसका प्रयोग दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से कौन-सा नहीं है, ठीक है? अब सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। अब देखें 71वां नंबर क्वेश्चन क्या था? एक सामान्य 70 किलो भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 5 लीटर के समथिंग होती है, ठीक? आगे बढ़ते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम प्रोटीन एमिनो अम्ल विघटित होता है? पेप्सिन जो देखेंगे आप, इसके द्वारा होता है, विघटित होता है। 73वां नंबर क्वेश्चन देखें जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन-सा कथन सही है? ठीक, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिक में उपयुक्त होते हैं, ठीक? यानी दोनों इसका सही है फ्रेंड्स, ठीक? आप व्याख्या को पढ़ लें। 74वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो क्या कहता है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा था शायद 23 या 21 वाले पेपर में रिपीट था। तो ग्रासमर जो रेशम है
इससे संबंधित है फ्रेंड्स, व्याख्या को आप पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 75वां नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि कुछ फसल दिए हैं, उनकी प्रजातियां दी हैं, वो आप उसको देख लेंगे। जैसे सरसों आप देखेंगे वरुण है, मटर है, सतना है, पपीता सूर्या है, मूंगफली कौशल, ये प्रजातियां दी हैं। तुलसी की कुछ प्रजातियां दी गई हैं, आप इनको देख लेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और 76वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, गिरोई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। ठीक, अगौती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। ठीक, ये भी आप देखेंगे दोनों सही है। ठीक, अब झूठ कंठ जो है, जौ में पाए जाने वाला रोग है। नो फ्रेंड्स, ये चावल में पाए जाने वाला रोग है। खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है, ये सही है, पत्ते पीले हो जाते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये 77वां नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कॉन्टेक्स्ट में है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ 77वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।